बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्ट फेलियर के ऊपर हम बात करेंगे कि हार्ट फेलियर की जो डेफिनीशन है, अगर ये समझ आ गई तो हार्ट फेलियर को समझना आसान होता है। तो किसी भी टॉपिक की या किसी भी टर्म की जो डेफिनीशन होती है, इसमें सब कुछ उसका जो है बेसिक थीम होता है और उस डिफिनीशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी टॉपिक की अगर आप डिफिनीशन समझ जाएं तो फिर उस पर कंसेप्ट बनाना और उसको समझना आसान हो जाता है। तो ये याद रखें कि डिफिनीशन को रटना नहीं होता, बल्कि डिफिनीशन को सीखना पड़ता है, उस पर कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है, तो फिर जो है उसको समझना आसान होता है। तो आते हैं हम हार्ट फेलियर की डिफिनीशन की तरफ कि ये हार्ट फेलियर जो है इसकी जो स्टैंडर्ड मेडिकल डिफिनीशन क्या है। तो हार्ट फेलियर इज़ द लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप द ब्लड टू फुलफिल द फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ द बॉडी। अब इसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबिलिटी ऑफ द हार्ट क्या होता है, कि स्ट्रक्चरल एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड फंक्शनल एबिलिटी ऑफ द हार्ट, इसको हमने समझना होगा। स्ट्रक्चरल एबिलिटी पे आते हैं कि हार्ट की जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हैं। हार्ट के स्ट्रक्चर में हमारे पास जो हैं हार्ट के वेल्व्स हैं एंड हार्ट के जो वाल्स हैं, इंटीरियर वाल, पोस्टीरियर वाल, लेटरल वाल, तो ये हार्ट के जो हैं स्ट्रक्चर हैं। तो अगर इसमें वाल में या वेल्व में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई जो है इसको इस्कीमिया हो जाए, तो इसको हम स्ट्रक्चरल चेंजेस कंसीडर करेंगे। तो स्ट्रक्चरल डैमेज कैसे होता है, कोई भी जो है इस्कीमिक इवेंट हो जाए, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो या हाइपरटेंशन है, या जो है कार्डियोमायोपैथीज़ हैं, तो ये हार्ट के जो है स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हैं, या जो है कार्डियक टेम्पोनार्ड हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, ये हार्ट के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर के अफेक्ट होने से इसकी जो फंक्शनिंग एंड पंपिंग पे जो इफ़ेक्ट पड़ती है, तो ये जो है आपके जो फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ द बॉडी, जो पंपिंग एबिलिटी है, वो इसको जो है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है और इसको हम हार्ट फेलियर कंसीडर करेंगे। फंक्शनिंग एबिलिटी पे आते हैं कि फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं हार्ट के फंक्शंस में। इसमें स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है, इसमें जस्ट फंक्शनिंग इम्पेयर होती हैं, फंक्शनिंग एबिलिटी। तो फंक्शनिंग एबिलिटी में हमारे पास जो हार्ट की जो कंडक्टिंग सिस्टम है, जिससे जहाँ से ऐसे नोड से इम्पल्स जो हैं शुरू होकर एवी नोड पे आते हैं और फिर इस जो है पर्किंजी फाइबर्स के ज़रिए से पूरे हार्ट में जो करंट जाता है। तो इसको जो है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो कंडक्टिंग सिस्टम में हमारे पास जो है सबसे जो हम समझ सकते हैं वो इरिथमियाज हैं, ब्रेडी इरिथमियाज, टेकी इरिथमियाज। तो अगर ब्रेडिकार्डिया हो जाए या टेकीकार्डिया हो जाए, तो इससे हार्ट की जो फंक्शनिंग एबिलिटी है, पंपिंग एबिलिटी है, वो डिस्टर्ब होती है। टेकीकार्डिया में क्या होता है कि टेकीकार्डिया में जो है हार्ट इतनी तेज़ पंपिंग करता है, इतनी तेज़ कंट्रैक्शंस करता है कि उसकी जो फीलिंग प्रेशर होता है, हार्ट जो है मुकम्मल तौर पर ब्लड से फील नहीं होता। तो इसमें जो हार्ट की जो रिलैक्सेशन होती हैं वो इम्पेयर्ड होती हैं और हार्ट में ब्लड आती ही नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए इसकी पंपिंग जो है, यो जो एजेक्शन फ्रैक्शन या इसकी जो कार्डिक आउटपुट होता है वो कम होता है। इसी तरह ब्रेडिकार्डिया में होता है, ब्रेडिकार्डिया में हार्ट इतना स्लो होता है कि हार्ट जो है मतलब इसकी रेट इतनी स्लो हो जाती है कि इसकी जो फंक्शनिंग एंड पंपिंग एबिलिटी है वो इसको हम डिस्टर्ब कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ द बॉडी के लिए इनसफिशिएंट होता है। तो इसी तरह एनीमिया जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें हेमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, हार्ट की जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल होती है, इसकी फंक्शन में जो चेंज आ जाती है।
फंक्शन में चेंज इसी तरह आ जाती हैं कि हेमोग्लोबिन की लेवल कम होती है तो हार्ट की जो पंपिंग है वो तो नॉर्मल होती है, लेकिन ये बॉडी की फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा नहीं करती। तो इसी तरह एनीमिया में हार्ट कंपेंसेट करता है, अपने कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, लेकिन फिर भी ये जो है फिजियोलॉजिकल नीड की बॉडी की पूरी नहीं होती, तो इसलिए उसको हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर कहते हैं। एनीमिया की वजह से जो हार्ट फेलियर होता है, इसलिए उसको हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर कहते हैं कि इसमें कार्डियक आउटपुट तो ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड वो इम्पेयर्ड होती है, तो फिजियोलॉजिकल नीड जो है ये पूरी नहीं होती है, और इस तरह इसको भी हम फंक्शनल हार्ट फेलियर में जो है कंसीडर करते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा हार्ट फेलियर की डिफिनीशन क्या है, और इसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबिलिटी में जो चीज़ें काजेज़ आती हैं, वही हार्ट फेलियर की काजेज़ में भी हम जो है कंसीडर करेंगे। तो स्ट्रक्चरल जो चीज़ें स्ट्रक्चर को डैमेज करती हैं वही हार्ट फेलियर की स्ट्रक्चरल काजेज़ हैं, एंड फंक्शनल जो फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं वही फंक्शनल काजेज़ हैं। तो इसको हम कंबाइन करेंगे तो हम हार्ट फेलियर की काजेज़ को इसके साथ साथ कवर कर लेंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं स्ट्रक्चरल एबिलिटी में हार्ट फेलियर की जो चीज़ें काजेज़ हैं, वो सबसे पहले ऑन द टॉप इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हैं या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। हाइपरटेंशन है, इसी तरह वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ में जो है माइट्रल स्टेनोसिस या माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, यानी एनी वेल्व की जो नॉर्मेलिटी है, एयोर्टिक स्टेनोसिस या एयोर्टिक रिगर्जिटेशन, कोई भी वेल्व जो है इसकी स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन जो है ये हार्ट फेलियर जो है कर सकती है। इसी तरह जो है कार्डियोमायोपैथीज़ हैं, इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी या दूसरी काजेज़ की वजह से जो कार्डियोमायोपैथी हो जाए, किसी भी उसकी अपनी जो है एटियोलॉजीज़ हैं, काजेज़ हैं, तो ये हार्ट फेलियर की स्ट्रक्चरल काजेज़ में आ जाती हैं। फंक्शनल काजेज़ में आपके साथ एरिथमियाज़ हैं, एंड एट द एंड जो है एनीमियाज़ हैं, तो ये आपके फंक्शनल काजेज़ में जो है आ जाते हैं। इसके बाद जो है हम पैथोफिजियोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे, इसकी जो है क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स एंड साइंस एंड इन्वेस्टिगेशंस एंड फिर मैनेजमेंट पे बात करेंगे।